तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आज का ये जो वीडियो है वो HSLC 2023 एग्जाम्स का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जो कि रियल नंबर मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के ऊपर है। ओके, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। ओके, मतलब सभी नंबर्स का कलेक्शन। कितना हमें पता है? हमें पता है पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव, फिर फ्रैक्शन, फिर और क्या आता है डेसिमल, फिर क्या आता है रूट, और रेशनल रिलेशनल भी कह सकते हो। ठीक है, रेशनल मतलब जिसको हम P/Q फॉर्म में मतलब लिख सकते हैं, और इरेशनल मतलब जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो इस सभी नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? रियल नंबर को हम रियल नंबर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, R लिख के उसके साइड में एक लाइन। ओके, ये वाला हमारा रियल नंबर का नोटेशन है। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है, मतलब हमारे चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम सबको पता है, हमने बचपन में किया है, पर इसको तब हमें पता नहीं था उसका नाम। तो देखिए बच्चों, हम सबने डिवीजन किया है बचपन में, सबने डिवीजन किया है। ठीक है, तो डिवीजन कैसे करते हैं? चलो बचपन में फिर मतलब हम लौट आते हैं बचपन में हमारे। तो हमारा जो डिवीजन क्या होता है, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो मान लीजिए हमें 13 को 2 नंबर से डिवाइड करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे? 2 का टेबल काउंट करेंगे, और हमें पता है कि 2 6 जा 12, और रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास? 1। ओके, अभी हम जितने बड़े होते गए हमें इस डिवीजन को एक फॉर्मेट में लिखना सिखाया था, याद है आपको? 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 इक्वल टू 2 × 6 + 1। यहाँ पे 13 कौन सा वाला है? ये वाला। 2 यहाँ का, 6 यहाँ का, रिमाइंडर हमारा 1। ओके, इसको हम मतलब जब बचपन में थे वही तब सीख लिया था। इसी फॉर्म को यूक्लिड ने हर नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बेसिकली होता है, नेगेटिव के लिए हमने नहीं सीखा बचपन में। तो यूक्लिड ने क्या किया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। ओके, क्योंकि ये दोनों फिक्स है ना, क्योंकि ये दोनों गिवन होंगे। अगर हमारे पास 2 और 13 भी नहीं मतलब दिया नहीं जाता है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है ना, तो A और B हमारे पास गिवन होता है। अगर हम A को B से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक क्वोशंट आता है। ठीक है ना, तो इसको हमने उसको यूक्लिड ने क्या किया? Q नाम दे दिया। ओके, मतलब Q से क्वोशंट, और जो रिमाइंडर बचता है उसको उसने R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये वाला क्या आ गया? इसका एक फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये वाला देखो स्पेसिफिक था। ठीक है, ये जनरल हो गया, जिसमें ये R जो है इसका वैल्यू अब क्या होगा? इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो R का वैल्यू कम से कम क्या हो सकता है? 0, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? B से कम। B का इक्वल कभी नहीं हो सकता, और B को तो क्रॉस कभी नहीं करेगा, और R का वैल्यू 0 से कम नहीं होगा। ओके, तो ये वाला है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का नोटेशन। ओके, A = BQ + R, where R > 0 < B। ठीक है, तो अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? हमें 2 नंबर दिए जाएंगे, पहले जैसे दिए जाए थे। तो मान लीजिए हमने 2 नंबर्स लिया, 420 और 130। क्या अच्छा नंबर है 420। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके डिवाइड करते करते जाना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा? सॉरी, किस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे? ऑब्वियसली 130 से, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर छोटा होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे? वो बच्चों वाला जैसे ऐसा ही करेंगे। हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा नंबर 420 बड़ा है, इसको हम किससे नंबर से करेंगे? 130 से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? A और B निकल गया। ओके, अभी हमें क्या चाहिए? Q चाहिए। तो अभी हमें 13 का टेबल पता होना चाहिए। तो 13 3 से कितना होता है? 390, और 13 4 से ज़्यादा हो जाता है 420 से। ओके, तो 13 3 जा 390। अगर हम इससे 420 से 390 को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 30। ये वाला एक डिवीजन लेमा यूज़ हो गया। ठीक है ना, A = BQ + R, ये एक डिवीजन लेमा यूज़ हुआ। अभी जो ये 130 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे? हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे, जो हमारी रिमाइंडर बचा है। ओके, अभी हम 30 से अगर 130 को डिवाइड करते हैं तो फिर से क्या आएगा?
13 4 जा 120 और 130 से अगर हम 120 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा बचा हमारे पास 10। हमारी रिमाइंडर कितना बचा 10। ओके, अभी हम क्या करेंगे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0। तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि ये प्रोसीजर हमें कब तक फॉलो करना चाहिए। हमें ये प्रोसीजर तब तक फॉलो करना चाहिए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बच आएगा। ठीक है, तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि हमें सर पता चल गया हमें कहाँ तक करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा कि हमें क्यों करना है। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि हमें क्यों करना है ये वाला प्रोसीजर। तो इस वाले प्रोसीजर का हिडन मतलब क्या होता है कि इससे हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ पता चल जाएगा। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या है 10 है। तो आप कहोगे कि सर ये 10 क्यों हुआ, ये तो 3 भी हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, पूछोगे कि ठीक है ना। पर देखो एचसीएफ क्या होता है, हमेशा जो बी कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो, ये हमारा बी कॉलम है ना। तो बी क्या है, देखो बी वो नंबर है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं नंबर को। ठीक है, क्यों क्या है, क्यों तो क्वोशंट है, डिवाइड करने के बाद आता है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट नंबर जिससे हम दो नंबर्स या फिर 3 नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एचसीएफ का मतलब यही है ना कि कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर जिससे हम 1 2 3 या जो ज़्यादा नंबर है उसको डिवाइड जाता है। ठीक है, कॉमन नंबर। तो 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 इसका रिजल्ट है, 3 डिवाइड करने के बाद आया है। तो 10 से हम क्या करेंगे ना, क्योंकि ये वाला कॉलम क्या है, ये वाला कॉलम डिवाइड करने वाले का है। ओके, तो जो लास्ट में आएगा वही हमारा होगा इस दो नंबर का, इन दो नंबर्स का हमारा एचसीएफ। ओके, पता चल गया आप लोगों को। जब आप ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब तक दिमाग में रखना कि इस वाले कॉलम में लास्ट में जो आता है वही हमारा एचसीएफ है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया इससे और बड़े बड़े नंबर्स होंगे आपके पास, तो ध्यान से करना, पेशेंस से करना, और तब तक करना जब तक 0 नहीं आता, और 0 आने के बाद चेक करना कि आपके बी कॉलम के लास्ट में कौन सा एलिमेंट आया है। जो एलिमेंट आएगा वही इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ प्रीवियस चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको फैक्टराइजेशन तो आता होगा, हमने सबने किया होगा फैक्टराइजेशन, बड़े बड़े नंबर्स का भी क्या है, छोटे छोटे नंबर्स का भी क्या है। तो मान लीजिए मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा, इसको आप मतलब इन नंबर्स का आप लोगों को फैक्टर्स निकालना होगा। ओके, तो मान लीजिए मैंने पहले दिया तो आप लोगों को 25 दिया, फिर 12 दिया, और कितना दूँ, मान लीजिए आपको मैंने 21 दिया। ओके, इन 3 नंबर्स का आप लोगों को फैक्टर्स निकालना है। तो पहले तो 25 का क्या होगा 5 5, 12 का क्या होगा, अगर 2 से करेंगे तो हम 6, 2 से करेंगे तो हमारे पास 3। ओके, और तो नहीं जाएगा, और अगर 21 का करेंगे तो क्या आएगा 3 7 से 21। ओके, तो आप लोगों ने एक चीज़ फॉलो किया है कि ये वाला प्राइम, 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 यहाँ पे सब नंबर्स प्राइम नंबर्स है। ओके, तो हमने क्या पता चला कि अगर हम किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर्स को फैक्टर्स में मतलब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब चाहे, तो इसका जो फैक्टर्स आएगा, फैक्टराइजेशन होगा, सब प्राइम नंबर्स पे होंगे। ओके, प्राइम नंबर्स पे। तो इसको ही कहते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक्स, यही तो कहते हैं ना। यस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल से डेफिनेशन है, देख लीजिए कि एवरी पॉजिटिव नंबर, या फिर इसको कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। तो एवरी पॉजिटिव और कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्यों कहा गया है, देखो यहाँ पे क्या है 2 2 3, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, सिंपल सी बात है। ओके, इसीलिए इसका नाम पावर्स ऑफ 3 मतलब पावर्स ऑफ प्राइम कहा गया है। दिस मेथड इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल है, आप अगर आ जाएगा 1 मार्क्स का कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किसको कहते हैं तो आप लिख देंगे। ओके, इजी है। अच्छा, तो अभी जो हमारा कंसेप्ट होगा ये शायद 1.3 का आएगा, एलसीएम और एचसीएफ। ओके, तो एलसीएम ऑफ एचसीएफ में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सबको पता होता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा ये वाला कंसेप्ट। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है, अगर दो हमारे पास नंबर होते हैं ए और बी, ठीक है, हमारे पास ए और बी 2 नंबर्स हैं, तब अगर हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं
मतलब ए और बी का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इसका तो रिजल्ट आएगा वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सिंपल, शायद सबको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 1 तो कब का कर चुके हैं आप लोग। ये तो मतलब एग्जाम्स के पहले रिवीजन का टाइम है, ठीक है, तो अब ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ही ध्यान रखना क्योंकि रिवीजन में ये भी टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में यही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और बाकी तो एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आता है। ओके ओके, फिर जो हमारा कंसेप्ट है, मतलब फिर जो हमारा जो टॉपिक होगा वो है इरेशनल नंबर्स। ओके, तो रेशनल नंबर सबको पता होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसका q नॉट इक्वल टू 0 होता है, सबको पता है इरेशनल नंबर्स। अभी हम जाएंगे इरेशनल नंबर्स पे, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिस नंबर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिंपल। ओके, तो अभी आपको पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, गिव सम एग्जांपल, तो आप क्या कहोगे? द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल सब क्या दोगे? तो इसके एग्जांपल पे आएंगे हमारे जो रूट के नंबर्स होते हैं, √2, √3 एटसेट्रा, ठीक है, जितने भी रूट्स होते हैं, ठीक है। फिर आएंगे हमारे जो पाई, वेल नोन नंबर पाई, ये आएगा। फिर ऐसे वाले नंबर्स आएंगे 1.4, सॉरी ऐसे वाला नहीं, 0.12, 0.12, 122, 1222, मतलब कोई एक सिमिट्री नहीं है, मतलब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे वाले भी आएंगे एटसेट्रा, ठीक है। ये हमारा हो गए इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स कुछ। ओके, तो अभी दो डेफिनेशंस आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट इक्वेशन आता है, मतलब डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाता है, और कभी कभी डेफिनेशन को अप्लाई करके आपके पास मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट भी इरेशनल नंबर्स के अंडर में ही आता है, जो कि है पहला वाला पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन irrational number is always an irrational number। क्या कहा गया आगे कि अगर हम किसी भी एक रेशनल नंबर को किसी भी एक इरेशनल नंबर्स के साथ प्रोडक्ट करते, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास? मान लीजिए 2 रेशनल नंबर, किसको हम p बाई क्यू का मतलब p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारा एक इरेशनल नंबर है, मान लीजिए √3। इन दोनों के बीच अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा? 2√3। तो 2√3 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। चैप्टर में है ना एक्सप्रेस या फिर शो देयर कि 2√3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ है ना, तो ऐसे वाले, ठीक है। और नेक्स्ट जो आएगा वो है sum of rational and an irrational number is always irrational। सिमिलर केस, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे सम हो गया और आंसर सेम आएगा। फिर भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे √2 लिया। ओके, इन दोनों के बीच अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा? 3 + √2। ये भी आप लोगों के चैप्टर में है, 3 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, शो दैट, ठीक है ना। तो अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, और दो नंबर्स लाइक 3 और √2 दिया गया है, इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए। कंसेप्ट अगर याद हो आप लोगों को तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के दे आप लोग इजीली कर सकते हो। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर्ली वो डिविजन नहीं होता, डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। ओके,
तो अभी हम जानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, हमारे बुक्स में है, और अगर आप फर्दर स्टडी करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, मतलब जिसका मतलब होता है कैन फिनिश, मतलब किसी एक जगह पे जाके खत्म हो सकता है, ठीक है। हैव एंडिंग और हैज एंडिंग, ओके, मतलब इसका एंड है, ओके। टर्मिनेटिंग मतलब एंड है। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है बार बार, ओके, किसी भी कोई भी एक टर्म रिपीट हो रहा है। और लास्ट वाला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या होगा 0.5 या फिर 0.25, सिंपल सा एग्जांपल है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है 2.45 45 45 डॉट 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 चलते ही जा रहा है, ठीक है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं 2.45 इसके ऊपर बार, ओके। अगर किसी भी मतलब अगर डेसिमल के बाद किसी भी एक नंबर के ऊपर आपको बार दिख जाए तो मतलब क्या समझना कि ये वाला टर्म जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे टाइप का। लास्ट वाले नंबर पे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये वाला क्या होगा हमारा पाई, मान लीजिए पाई कितना होता है 3.14 चलते ही जाता है, मतलब ये वाले जो टाइम है वो रिपीट भी नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते, ओके। और कोई एग्जांपल होता है, क्या होता है वो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल 24 224 2224 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब कोई एक सिमेट्री नहीं है, चलते जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ओके। अभी आप पूछोगे कि इस वाले का मतलब क्या है, क्यों हमने लिखा, ओके। तो ये जो दो नंबर है मतलब ये जो दो प्रोसेस है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये वाले हैं हमारे पास रेशनल, ये रेशनल नंबर्स है, और ये जो है वो इरेशनल है, ओके। ठीक है, ये 1 2 है हमारे पास रेशनल और ये वाला है इरेशनल, ओके। तो अगर आपके पास किसी भी ऑप्शन में आके पूछा जाए कि एमसीक्यू में कि फाइंड द इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन में एक ऐसे वाला दिख जाए या फिर पाई, मोस्ट ऑफ द केस पाई ही देते हैं, ठीक है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ओके, और ऐसे वाले दे जाएंगे तो इरेशनल नंबर्स, ओके। सिंपल है ना कंसेप्ट। तो अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ टाइप्स देखे हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये वाले जो कंसेप्ट है मतलब जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला, ये वाला क्या फ्रैक्शन के लिए आएगा, मतलब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रैक्शन से ही तो हमारा डेसिमल आता है ना। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा एक बेसिक से आ जाते हैं, फिर हम इसका फॉर्मूला में आएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 0.325 एक नंबर दिया जाता है तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेस के बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 325 बाई 1000, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब 325, ओके, और कुछ नहीं ना, अच्छा। अभी 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 क्यूब, ओके, और 325 को हम जैसा है वैसे लग के बाकी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे सब जो स्टेप क्या है सबको पता है, अच्छा। तो 325 के लिए वाला फॉर्म आया, किसी और नंबर के लिए अलग फॉर्म आएगा, पर कांस्टेंट क्या होगा 2 और 5, ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल का मतलब ही क्या होता है इसको 10 से 1000 से 100 से या और नंबर से 10,000 डिवाइड करना, ठीक है ना। तो हर बार हमें हमारे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास
2 और 5 आएगा, पावर चेंज होगा कोई बात नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी एक नंबर का और किसी भी एक फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आ जाता है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने n और m अलग क्यों लिखा, ठीक है ना, आगे जाके हम एग्जाम्पल करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब बोलोगे कि सर ये सिर्फ दोनों के लिए हो सकता है क्या, अगर एक हो जाए मतलब, या फिर इधर 2 टू दी पावर कुछ रहेगा या फिर 5 टू दी पावर कुछ रहेगा, तब क्या होगा, तब भी होगा। मतलब डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m और 2 टू दी पावर m 5 टू दी पावर m, इन तीनों में से कोई भी एक अगर हमारे डिनोमिनेटर में आ जाए या फिर पहले से हो जाए तो ये वाला जो टर्म है आग बंद करके टर्मिनेटिंग होगा। ओके, किसी भी एक फ्रैक्शंस का अगर नीचे डिनोमिनेटर में इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में मतलब होता है तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दूसरी बात है। ठीक है, अच्छा तो एक एग्जांपल करेंगे क्या, चलो कर लेते हैं एक एग्जांपल इसके अंडर में। ओके, तो अभी हमने ये वाला जो एग्जांपल है वो कंसिडर कर लिया है, उसको हमें दिखाना है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर कर सकता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है, 5/8 है। ठीक है, तो 5/8 अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको तो यहाँ पे पता चल गया कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और अगर आप चाहे तो इसको और भी कंफर्म कर सकते हैं तो करिए, कोई बात नहीं। ऊपर 5 है, नीचे 2 क्यूब है, तो हमें क्या चाहिए कि नीचे 2 टू दी पावर n इंटू m टू दी पावर m। ऐसे होने से भी हो जाएगा क्योंकि मैंने दिखाया था 3 मतलब फॉर्म में से कोई एक हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब भी अगर आपको तसल्ली नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात तो सही है ना, बात तो वही है। तो 5 क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे क्या आया हमारे पास, नीचे ये वाला फॉर्म आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर क्यूब लिख सकते हैं। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, 625 ना, तो 10 क्यूब मतलब क्या होता है 1000, 625 तो क्या आएगा 0.625। ये आप लोगों का चेक भी हो गया, आपको तसल्ली भी मिल गया और दिन को ठंडक भी पहुंच गई आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर m और 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में आना चाहिए, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली हमारा चैप्टर यहाँ तक खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें चाहिए था या फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हम सबको मिल चुका है। फिर भी इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर आपके इन फ्यूचर में भी काम आ सकता है। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो इस बार चैप्टर के लास्ट में 2 फॉर्मूलाज है। हमने तो एलसीएम ऑफ और एचसीएफ 2 नंबर्स के लिए हमें सीखा है। ठीक है, हम 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास 3 नंबर्स दिए जाते हैं तो हम इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, 3 नंबर्स दिए गए हैं, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ कोई भी हो सकता है। ठीक है, तब एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि ये देख लीजिए। अगर एलसीएम ऑफ ए बी सी मतलब 3 नंबर्स का आप लोगों को एलसीएम निकालने के लिए बोलते हैं तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर a इंटू बी इंटू सी, फिर एचसीएफ ऑफ ए बी सी, नीचे क्या होगा ए बी का एचसीएफ, बी सी का एचसीएफ और ए सी का एचसीएफ मल्टीप्लाई। ध्यान रखना अगर एलसीएम पूछा जाता है तो सब एचसीएफ, ऊपर भी एचसीएफ नीचे एचसीएफ और ये मल्टीप्लाई तो कॉमन रहेगा। ठीक है, सिमिलर केस अगर एचसीएफ में होता है सेम फॉर्मूला ए बी सी मल्टीप्लाई में होगा, ऊपर एलसीएम होगा, नीचे भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम। ठीक है, पूरा फॉर्मूला एज इट इज है, सिर्फ एलसीएम पे जब एलसीएम पूछा जाता है तो एचसीएफ और एचसीएफ पूछा जाता है तो एलसीएम। सिंपल है ना कंसेप्ट। और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, देन P डिवाइड्स ए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो
2 4 को भी डिवाइड करेगा, अगर 2 8 को डिवाइड करता है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, 2 16 को डिवाइड करता है तो 2 8 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे वाले टर्म। ओके, तो आई होप आप सबको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल चुका है। पता तो आपको पहले से ही होगा ये चैप्टर के बारे में, क्योंकि बहुत पहले आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को अगर क्वेश्चन एग्जाम में कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है तो अगर आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि एकदम कॉन्सेप्ट को मैंने एकदम इजी वे में आसान भाषा में भी आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। रिवीजन सिखाया नहीं, रिवीजन है, क्योंकि अभी तो सीखने का टाइम भी नहीं है, रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि प्रिपरेशन भी चाहिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अलग होता है, क्योंकि मैथ्स हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर बोलो NEP के अंडर जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ्स को भी नहीं छोड़ा, मैथ्स पे भी MCQ या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने ये वाला जो स्टेप है वो उठाया आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों का जो 1 मार्क्स का पार्ट है वो आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो को आप लोगों ने एक बार देख लिया, अभी एग्जाम के ब्रॉड क्वेश्चन का वाला पार्ट हो गया है, तब आप बैठ के एक वीडियो देख सकते हैं। इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये वाला वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया, क्योंकि आप लोगों के टाइम का भी तो मैटर होता है ना, टाइम को भी सेव करना पड़ता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करके आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके प्यार सा कमेंट कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सबसे करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसके बाद भी और भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि पूरे हमें 16 चैप्टर कवर करने हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।